नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं IRB इंफ्रा के बारे में। फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपर्स लिमिटेड स्टॉक के नाम से ये स्टॉक है। IRB के नाम से ये स्टॉक NSE और BSE में लिस्टेड है। साथ में मैं आपको बता दूं कि FII के अंदर भी ये स्टॉक डील करता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बायर्स के रूप में, इन्वेस्टर्स के रूप में। ठीक है, 64.99 इस स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में अगर फ्राइडे की परफॉर्मेंस की बात करें तो ₹5.98 के साथ ये स्टॉक अपने अपर सर्किट में लग गया। मेरे पास इस टाइम की दो सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट है, गुड न्यूज है। तो क्यों ना वीडियो को सबसे पहले गुड न्यूज से ही शुरू करें। देखो, सबसे पहली जो गुड न्यूज है वो ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्राइडे को DII ने एक बड़े लेवल पे बाइंग करके इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त इतिहास रच दिया। एक तरह से देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट को जो लगातार 3 महीने से महंगाई का दौर चल रहा था उससे पूरी तरह से बाहर निकाल के एक पॉजिटिव मोमेंटम पे लाके खड़ा कर दिया। अब आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जनवरी तक जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ में सेंसेक्स ने ₹1350 का जबरदस्त उछाल लगा के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ के एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट में बना दिया। अपने सर्किट की जो हायर वैल्यू थी उसको टच करके, उसको भी तोड़ के, उसने जो पुराना रिकॉर्ड था उसको तोड़ के एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे कायम कर दिया, एक कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। आज आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखना या कल का कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखना, आपको सिर्फ एक ही हेडलाइन देखने को मिलेगी कि सेंसेक्स ने 1350 पॉइंट के जबरदस्त उछाल के साथ अपने सारे लाइफ टाइम के रिकॉर्ड तोड़ के एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, सेंसेक्स इस टाइम अपनी लाइफ टाइम की सबसे हायर वैल्यू पे आके खड़ा हुआ है। ठीक है, साथ में पूरे दिन, साथ में देखो, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अगर 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो आपको एक चीज हमेशा नजर आएगी कि जब भी सेंसेक्स ने अपने एक जबरदस्त उछाल के साथ अपने पुराने सर्किट को तोड़ के कोई नया सर्किट यहाँ पे बनाया है, कोई नया रिकॉर्ड जब भी बनाया है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80 या 90% स्टॉक्स में अपर सर्किट लग जाता है। ठीक है, इस बार भी कंडीशन यही होने वाली है क्योंकि सेंसेक्स ने 1350 पॉइंट के साथ नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया है, लाइफ टाइम की सबसे हायर वैल्यू बनाई है। और इस बार भी आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में अगले हफ्ते से कम 80-90% स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिले ही मिलेगा, जिसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब बात करें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला। कम से कम 35% स्टॉक ऐसे थे जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट के नियर बाय आके खड़े हो गए। साथ में कुछ स्टॉक जो बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अगले हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे, साथ में उनमें आपको अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि IRB इंफ्रा के अंदर आपको अगले हफ्ते से एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और यहाँ पे अपर सर्किट भी आपको देखने को मिलेगा। और अगले हफ्ते से ये अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको यहाँ पे अचीव करने वाला है, टच करने वाला है। जो यहाँ पे टारगेट बनने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 105 प्लस के आसपास बनने वाला है, लेकिन आप 100 रुपीज पे या 98 रुपीज पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करने वाले IRB इंफ्रा के जो फंडामेंटल है क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल स्टॉक के काफी जबरदस्त है। स्टॉक ने टाइम टू टाइम काफी अच्छा डिविडेंड भी दिया है। और अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे 38,000 करोड़ से ज्यादा की इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू है। साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 64.14 है। मतलब यहाँ पे जो प्राइस वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब जो लिक्विडिटी है वो भी स्टॉक में काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर इस स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक ₹28.75 से चल के ₹78.15 तक गया था। मतलब एक जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। एक तरह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग डबल के आसपास हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की। देखो, लास्ट हफ्ते की अगर इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो यहाँ पे स्टॉक में ₹4.17 का एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन लगातार 7 हफ्ते तक यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी भारी भरकम आपको गिरावट देखने को मिली। ठीक है, इस गिरावट के पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर है, एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस गिरावट के पीछे एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है FII। जब से हमारे संसद के अंदर बजट आया तब बजट से लेके अब तक लगातार 3 महीने में FII ने 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली यहाँ पे की है, बड़े लेवल का सोल्ड आउट यहाँ पे किया है।
जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई। सितंबर के महीने में दो सबसे बड़ी इन्होंने सोल्ड आउट की है। जो पहला सोल्ड आउट किया है वो 10 सितंबर के आसपास किया है, और जो दूसरा सोल्ड आउट यहाँ पे किया है वो लास्ट वीक में किया है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की जो होल्डिंग है काफी ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से लगातार एक हफ्ते तक जबरदस्त गिरावट का हमें सामना करना पड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट में। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम में चले, लेकिन स्टॉक्स में लगातार गिरावट बनी रही। अब बात करते हैं इसके 1 मंथ के चार्ट के बारे में। अगर 1 मंथ के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और अगर 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिला। यहाँ पे एक तरह से फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि जो शेयर है एक प्राइस रेंज के बीच में फंस के खड़ा हो गया। जो परफॉर्मेंस इस स्टॉक में हमें देखने को मिलनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली। इसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर्स को अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट को लेके यूरोप के मार्केट में लगातार बड़े क्रैश हो रहे हैं, वहां की मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही, वहां पे बड़े लेवल पे फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। यूरोप के अंदर देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे अगर एक तरफ देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में सींग उलझाए खड़े हैं, ठीक है। और वहां की ज्यादातर जो कंट्रियां हैं वो इन्हीं चीजों पे फोकस है, इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से चरमर कर रही है, जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी के अंदर या तो जॉब के रिसेशन आ रहे हैं या फिर वहां के बैंक में बड़े बड़े क्रैश आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही, ठीक है। जिसकी वजह से लगातार 2 महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त महंगाई का सामना करना पड़ा, जबरदस्त फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ा, जबरदस्त गिरावट का सामना करना पड़ा। अगर बात करें यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज NYSE की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, तो वहां पे पिछले 2 महीने में दो सबसे बड़े क्रैश आए। जो सबसे पहला क्रैश आया वो 5 अगस्त के आसपास आया, जो कि एक जॉब रिसेशन को लेके था, जहां पे NYSE के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट हुई, और नतीजा ये हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 3500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट के साथ मार्केट क्रैश हो गई, और वहां पे इन्वेस्टर्स का करोड़ों का पैसा पानी में डूब गया। जैसे तैसे करके मार्केट ने 15 अगस्त के बाद अपने आप को रिकवर किया, तो 3 सितंबर के आसपास वहां के सिलिकॉन वैली बैंक में क्रैश आया, और उसका सीधा सीधा असर NYSE में देखने को मिला, और वहां पे 650 पॉइंट की गिरावट हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि डो जोन्स 1200 पॉइंट गिर गया, और सेंसेक्स में सीधी सीधी फ्लैट 1500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और वहां पे फिर से एक मंदी का माहौल शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोप के मार्केट को लेकर लगातार 2 बड़े क्रैश हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ी तंगी का माहौल बन गया था, काफी इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, ठीक है। अब बात करने वाले दूसरे सबसे बड़े मेजर फैक्टर के बारे में। वो जो फैक्टर है वो है लिक्विडिटी को लेके, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना खुद का फैक्टर है। देखो, दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर में ही लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है, आप उसे वोलेटिलिटी बोल सकते हो या फिर महंगाई दर वगैरह भी बोल सकते हो। जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है, वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरता है। अगर स्टॉक के मान लो फंडामेंटल मजबूत है तो वहां पे आपको गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। और जिन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी नाम मात्र की होती है वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी को या वोलेटिलिटी या महंगाई दर को कंट्रोल करना भी काफी जरूरी होता है, और ये प्रिंसिपल सिर्फ एक स्टॉक मार्केट पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये आम बाजार पे भी एप्लीकेबल होता है, चाहे वो अनाज मंडी हो या सब्जी मंडी हो, ठीक है। क्योंकि अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आम आदमी तो महंगाई के नीचे वैसे दब के मर जाएगा। अब कुछ स्टॉक ऐसे थे जो लगातार 3 साल से अच्छी जबरदस्त स्पीड से रिटर्न देते हुए आ रहे थे, अच्छा उछलते हुए आ रहे थे, और वो लीप ईयर तक आते आते उनके अंदर एक जबरदस्त लेवल की लिक्विडिटी यहाँ पे बन गई। जैसे फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, रेलवे सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, या फिर मान लो केमिकल सेक्टर, पावर सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, इनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिली। कुछ सेक्टर ऐसे भी है जिनके अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर थी और आज वो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ गए, जैसे कि ज्वेलरी सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, या मिल्स वगैरह हो गई, या फिर शुगर वगैरह से रिलेटेड स्टॉक सेक्टर हो गए, या सिगरेट तंबाकू से रिलेटेड हो गया, लिक्वायर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सिरामिक्स हो गया, या फिर ज्वेलरी, या फिर जो टेक्सटाइल के सेक्टर हो गए। आज उनमें सबसे ज्यादा मोमेंटम है क्योंकि उनके अंदर लिक्विडिटी देखने को ही नहीं मिल रही। तो देखो, ये मोटे मोटे फैक्टर थे IRB इंफ्रा के अपडेट को लेके।